हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जामिया इंटर्स अड्डा। एक बार फिर से आ चुके हैं हम आपके सामने ये सीरीज लेकर जो 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की थी। इसमें ये जामिया के लिए इम्पोर्टेंट है, एएमयू के लिए इम्पोर्टेंट है, आप कोई भी यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं उसके लिए है, इवन सीयूईटी के लिए भी है। ओके, अगर आप फ्री गाइडेंस चाहते हैं अबाउट जामिया और एएमयू तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। चैनल पर जाकर आपको 2 नंबर मिलेंगे, उनमें से किसी पर भी मैसेज कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप कर सकते हैं 8810603643। इस सेशन की फ्री पीडीएफ पाने के लिए, लाइक मंथली करंट अफेयर फ्री लेने के लिए आप हमसे इसी लाइक नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। विच of the following statement correctly explain the relationship between WTO and GATT। पहले तो मैं ये बात बता दूं, जो जो क्वेश्चंस मैं यहाँ पूछता हूँ उसके आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, सेशन को लाइक शेयर जरूर करिए और लाइक जरूर करिए, क्योंकि अगर हमें अच्छा रिस्पांस नहीं मिलेगा तो हम आगे से इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। ठीक है, और जो मैं करता हूँ हर बार, जिसके सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं उसका नेक्स्ट वीडियो में नाम अनाउंस करता हूँ। तो इस बार अगेन सुमैया फातिमा ही विनर रही हैं, इन्होंने सबसे ज्यादा कमेंट करे हैं, बहुत अच्छी लड़की है ये। चलिए कोई नहीं। तो ये डब्ल्यूटीओ और गैट की रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहा है। पहले तो सुन लो गैट क्या है और डब्ल्यूटीओ क्या है। देखो, लाइक डब्ल्यूटीओ से पहले एक ऑर्गेनाइजेशन था गैट, जिसका फुल फॉर्म था जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। बट कुछ प्रॉब्लम चलती रही वहां पर, वो कुछ चीजों को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा था। फिर बाद में लाइक डब्ल्यूटीओ को गैट को रिप्लेस कर दिया गया बाय डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ वहां पर लाया गया। ओके, डब्ल्यूटीओ पहले यहाँ से देखो, गैट को रिप्लेस करके डब्ल्यूटीओ लाया गया, दैट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ रिप्लेस 1995 बाय आईएमएफ, गलत बात है, ये भी गलत बात है। डब्ल्यूटीओ रिप्लेस गेट अंडर द मरक्केश एग्रीमेंट। अच्छा, ये जो एग्रीमेंट क्या कैसे हुआ चेंज? सिंपल सी बात है, उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए सारे के सारे मेंबर एक जगह मिले और उस एग्रीमेंट को नाम दिया गया मरक्केश एग्रीमेंट, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि अब गेट गेट ना रह करके डब्ल्यूटीओ बन जाएगा और कुछ नई चीजें ऐड करी गई। तो आपसे पूछा जाए कि गेट को डब्ल्यूटीओ में कब कन्वर्ट करा गया, तो आप बताएंगे इज इन मरक्केश एग्रीमेंट 1995। ओके, द मरक्केश एग्रीमेंट which laid the establishment of WTO signed how many nations। तो कितने मेंबर ने इसको साइन करके WTO को अडॉप्ट करा था? मरक्केश एग्रीमेंट में कितने मेंबर थे जिन्होंने साइन करा था? वो थे 123। कमेंट में बताइए, क्या इंडिया ने WTO को मरक्केश एग्रीमेंट में साइन करा था? ओके, कमेंट में बताइए। Which among the following is not function of the World Trade Organization। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है? सिंपल सी बात है, वर्ल्ड में इंटरनेशनल जितना भी ट्रेड होता है, एक कंट्री दूसरी कंट्री में जितना भी ट्रेड करती है उसको फैसिलिटेट करने का काम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का है। जैसे सपोज दैट हियर इज इंडिया एंड यहाँ पर यूएस है। अब इंडिया अपना सामान भेजता है यूएस, और यूएस यहाँ पर टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स को लगाता है। व्हाट इज द टैरिफ एज वेल एज व्हाट इज नॉन टैरिफ बैरियर, इसको मैं बता देता हूँ। टैरिफ बैरियर क्या होगा कि यहाँ पर इंडिया से कुछ ना कुछ फीस ली जाएगी, या फिर इंडिया का समथिंग कोटा फिक्स कर दिया जाएगा कि इससे ज्यादा सामान नहीं ला सकते, लेकिन ये यूएस को फायदा करेगा। और नॉन टैरिफ बैरियर क्या, अगर जैसे यहाँ से मैंगो गया, कुछ भी ऐसी चीज गई, तो यहाँ पर उसमें कोई बैक्टीरिया फाइंड आउट करके बता देंगे, या फिर ये कह देंगे हेल्थ कंसर्न, हेल्दी पर्सन के लिए अच्छा नहीं है। तो दैट इज तो यहाँ पर ये इन सब चीजों को कौन टैकल करता है? डब्ल्यूटीओ, कि ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर पर काम करता है। तो क्या काम करेगा? हैंडलिंग ट्रेड डिस्प्यूट। सही बात है, जितने भी ट्रेड से रिलेटेड डिस्प्यूट होते हैं ये उसको हैंडल करता है। इन्होंने नॉट पूछा है, याद रखिएगा। मॉनिटरिंग ट्रेड पॉलिसी, सही बात है, इंडिया की कैसी ट्रेड पॉलिसी है, यूएस की कैसी है, कहीं से कहीं किसी कंट्री को नुकसान तो नहीं हो रहा है यूएस की ट्रेड पॉलिसी से, उस पर काम करेगा। ठीक है, इसके अलावा इशूइंग ग्लोबल करेंसी। ठीक है, बिल्कुल गलत बात है, ग्लोबल करेंसी को कहाँ से इशू करता है? इसका काम ही नहीं है ग्लोबल करेंसी को इशू करने का, करेंसी से रिलेटेड इसका कोई काम ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा टेक्निकल असिस्टेंट टू डेवलपिंग कंट्री, सही बात है। देखो, डब्ल्यूटीओ में जब आप पढ़ोगे मोस्ट फेवर्ड नेशन का एक स्टेटस होता है। ठीक है,
एक स्टेटस होता है, ये डेवलपिंग नेशन को दिया जाता है, जिसके थ्रू क्या होता है, डेवलपिंग नेशन को कुछ ना कुछ फायदा दिया जाता है। जैसे सपोज दैट क्या टेक्नोलॉजी में यूएस आज किसी अफ्रीकन कंट्रीज लाइक युगांडा से कंपैरिजन करा जा सकता है? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। तो युगांडा तो कभी ट्रेड नहीं कर सकता यूएस जैसा, ना यूएस में अपने प्रोडक्ट बेच सकता। तो ये क्या कहता है, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेगा युगांडा को, ताकि उसके प्रोडक्ट जो हों के ना इंटरनेशनल लेवल पर कॉम्पिटिटिव बन सके और उसको फायदा पहुंच सके। इज दैट क्लियर? आगे क्वेश्चन मैं पूछूंगा, डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये आपको रटा होना चाहिए आपकी फिंगर्स पर। तो जिनेवा में डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर है। अफगानिस्तान बिकम द मेंबर ऑफ डब्ल्यूटीओ इन 2016। अफगानिस्तान डब्ल्यूटीओ का मेंबर बना था 2016 में। तो ये कौन सा मेंबर था? 164। कमेंट में ये बताइए डब्ल्यूटीओ के राइट नाउ कितने मेंबर हैं? ओके, आसियान से क्वेश्चन आया है, इसकी फुल फॉर्म होती है, कमेंट में आप बताइए क्या होती है। एक दो मिनट थोड़ा सा टाइम पॉज करते हैं, फिर मैं बताता हूँ। चलिए मैं बता देता हूँ इसकी क्या होती है। एसोसिएशन, ठीक है, फॉर एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली है ये। साउथ ईस्ट एशिया के जो देश हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, इसको ध्यान रखिएगा। इस अगर हम बात करें इसके बारे में, तो ये किस डिक्लेरेशन में बना था? तो इससे जब इसको बनाया गया था तो बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन करी गई थी। बैंकॉक में एक डिक्लेरेशन हुई थी, उसको साइन करके इसको बनाया गया था। ओके, एक चीज बताइए कमेंट में, आसियान की 2026 की अभी अभी कमेंट करते चलिए कि प्रेसिडेंशियलशिप किसके पास है, कौन इसका 2026 में चेयरपर्सन है। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री वाज नॉट फाउंडिंग मेंबर ऑफ आसियान? आसियान का कौन सा फाउंडिंग मेंबर नहीं है? तो जब आसियान स्टैब्लिश हो रहा था तब वियतनाम लाइक वियतनाम ने इसको बाद में ज्वाइन करा था, तो इसका ये फाउंडिंग मेंबर नहीं है। ओके, तो इसके जो फाउंडिंग मेंबर है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, इसके अलावा फिलीपींस है, सिंगापुर है, थाईलैंड है। ठीक है, ये इसके सारे के सारे मेंबर थे फाउंडिंग मेंबर। लाइक कौन कौन, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। आसियान प्रेजेंटली कंसिस्ट हाउ मेनी मेंबर्स? अभी आसियान के कितने मेंबर हैं आप बताइएगा, मैं नहीं बता रहा हूँ इसका आंसर। द मेजर ऑब्जेक्ट ऑफ आसियान, देखो कोई भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनता है या कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनता है, वो क्या क्यों बनाया जाता है? सिंपल सी बात है, अगर 5-6 कंट्री ने मिल करके कोई भी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया है या फिर कुछ ज्यादा कंट्रीज ने मिलकर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया, तो उसका मेन पर्पस होता है जितने भी मेंबर नेशन होते हैं उनके बीच में पॉलिटिकल कनेक्शन अच्छे हों, उनकी इकोनॉमी आपस में बूस्ट करी जा सके, सोशियो कल्चरल उनमें लाइक सोशियो कल्चरली एक टाइप से डेवलप्ड हों वो। ठीक है, तो मेन अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो उनके डेवलपमेंट के लिए वो बनाया जाता है, हर टाइप के डेवलपमेंट के लिए। तो आप देख लो, प्रमोट करना के क्या मिलिट्री, ठीक है, डिक्टेटरशिप इन एशिया। देखो अगर देखा जाए तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप इन एशिया बेसिकली हो सकता है ऐसा, तो मिलिट्री को मजबूत करना है एक तरफ से इंटर, ठीक है, सॉरी ऑब्जेक्ट पूछा है तो डिक्टेटरशिप का इसका कोई लेना देना नहीं, डिक्टेटरशिप थोड़ी ना इसका कोई लेना देना। हाँ, अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन यहाँ पे डिक्टेटरशिप हट करके ये लगा होता कि ओवरऑल इनको अपनी मिलिट्री को पावरफुल बनाना है, तो ये इसका आंसर बिल्कुल सही होता है। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल कोऑपरेशन एंड रीजनल इंटीग्रेशन, सही बात है, सही बात है। आगे और देखते हैं, रिलीजियस यूनिटी इन साउथ ईस्ट एशिया। देखो रिलीजन से भी इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ऑयल ट्रेड रेगुलेशन, आसियान का ऑयल ट्रेड पे क्या लेना देना? ऑयल ट्रेड के लिए तो ओपेक है ना, ओपेक है। ठीक है, ओपेक है या ओपेक प्लस है, ये दो ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड हैं ऑयल एक्सपोर्ट से। तो फिर ऑयल के ट्रेड से रेगुलेशन कैसे काम, ऑयल के ट्रेड पर रेगुलेट कैसे करेगा ये? तो इसका राइट आंसर बी होगा। द अपकमिंग आसियान चेयरमैन फॉर चेयर फॉर 2026। तो आई होप कि आपने इसका आंसर बताइए क्या होगा, कमेंट में बताइए। ओपेक वाज क्रिएटेड ड्यूरिंग द बगदाद कॉन्फ्रेंस। ओपेक क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है ना, जिनके यहाँ ऑयल प्रोड्यूस होता है, उनका ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, इसको बगदाद कॉन्फ्रेंस में बनाया गया था और ये कब बना था बच्चों? इज इन 1960 में।
162 विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट फाउंडिंग मेंबर और ऑफ ओपेक। तो ओपेक का कौन सा फाउंडिंग मेंबर नहीं है? इनमें से लीबिया ओपेक का फाउंडिंग मेंबर नहीं है। ओपेक के जो फाउंडिंग मेंबर हैं वो टोटल हैं ईरान, इराक, सऊदी अरबिया, कुवैत, इसके अलावा वेनेजुएला। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, यूएई कमेंट में बताइए क्या ओपेक का मेंबर है या नहीं है। ओके, और यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता है जस्ट बिकॉज सऊदी इज अ सुन्नी मेजोरिटी कंट्री। अगर ईरान के बारे में बात करें तो ये शिया मेजोरिटी कंट्री है। तो अभी आज के वक्त में तो इजराइल ईरान वॉर से रिलेटेड तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ओपेक हेडक्वार्टर सिचुएटेड इन, तो ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है बेटा? ये ओपेक का जो हेडक्वार्टर है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। ऑस्ट्रिया नाम की एक जगह है, मतलब देश है, तो वियना शहर में बेसिकली। ऑस्ट्रिया की कैपिटल भी को भी कमेंट करिए। विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री इज करेंटली मेंबर ऑफ ओपेक। ठीक है, तो इनमें से कौन सी कंट्री ओपेक की मेंबर है? बांग्लादेश तो हो ही नहीं सकती, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री नहीं है। ठीक है, प्रोड्यूस नहीं होता है ऑयल। इंडिया में थोड़ा बहुत होता है लेकिन ओपेक के लाइक नहीं होता है, इतना ज्यादा इंडिया प्रोड्यूस नहीं करता है जो एक्सपोर्ट कर सके। ठीक है, पाकिस्तान भी नहीं है, तो सऊदी इज द राइट आंसर। शार्क वाज फाउंडिंग इन, देखो अच्छा मेरी बात समझो, क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, इस चीज को मैं कह रहा हूँ कि आपको गाइडेंस मिलना चाहिए। हमेशा क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि आपको आता हो। ठीक है, तो कुछ हद तक विद नॉलेज इस चीज को ध्यान रखिएगा। अगर नॉलेज नहीं है तो आपको गैस भी नहीं काम करेगा, गैस करके भी आप आंसर को निकाल सकते हैं। ठीक है, शार्क के बारे में बात करते हैं। शार्क वाज फाउंडेड इन, तो लाइक शार्क एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। शार्क की फुल फॉर्म आप कमेंट में बताइए। इस वाज फाउंडेड इन, कहां पर ये फाउंड करा गया शार्क? तो ये फाउंड करा गया था ढाका बांग्लादेश में। ओके, इंडिया इसका मेंबर है, कमेंट में बताइए या नहीं। शार्क सेक्रेटेरिएट लोकेटेड, तो शार्क का सेक्रेटेरिएट लोकेटेड है काठमांडू नेपाल में बच्चों। ओके, अफगानिस्तान बिकम द शार्क मेंबर इन, अफगानिस्तान शार्क का मेंबर कब बना? इज इन 2007। हाउ मेनी मेंबर्स इन शार्क? कमेंट में बताइए कौन कौन है, इसको भी बताइए। ठीक है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड साफ्टा वाज लॉन्च इट, तो साफ्टा जो है साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया था है, तो इसको लॉन्च कब करा गया? इसको लॉन्च करा गया था इज इन 2006 में। साफ्टा वाज लॉन्च टू इम्प्रूव रीजनल ट्रेड अमॉन्ग शार्क कंट्रीज, तो इसको लॉन्च करने वाली ही शार्क के नेशन थे। ठीक है, शार्क के नेशंस थे। शार्क के नेशंस के बीच में ट्रेड को कैसे बढ़ाया जा सके ये उसके लिए करता। द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया वाज ड्राइव फ्रॉम, तो इकोनॉमिक प्लानिंग इंडिया में कहां से आया वर्ड? ये आया रशिया से। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया रिटन बाई, एक बुक है प्लान्ड इकोनॉमी इन इंडिया, तो ये लिखी गई थी, किसने लिखी थी? एम विश्व, ठीक है, विश्वरैया ने लिखी थी बेसिकली। ठीक है, हु रोट पीपल्स प्लान, तो पीपल्स प्लान लिखने वाले एम.एन. रॉय, दैट इज द मानवेंद्र नाथ रॉय थे। द प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश इन इंडिया, तो प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश करा गया आफ्टर इंडिपेंडेंस, और ये किस ईयर में आया था? 1950 में, और 1951 से इसने अपना काम शुरू कर दिया था। प्लानिंग कमीशन काम क्या करता था? 5 ईयर प्लान बनाने का काम करता था, क्योंकि हमारे पास उस वक्त ना ज्यादा रिसोर्सेज थे, तो हमें एक बड़े बड़े प्लान लेकर के चलना पड़ता था, हम रैपिड प्लान नहीं ला सकते थे। ठीक है, तो ये काम करता था। बाद में इसको एक बॉडी ने रिप्लेस कर दिया 2014 में। बताइए कौन सी बॉडी थी जिसने इसको रिप्लेस कर दिया? द प्लानिंग कमीशन इस्टेब्लिश थ्रू, तो बेसिकली प्लानिंग कमीशन जो था कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं थी। ओके, ना कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी नहीं थी, ना ही वो पार्लियामेंट्री लॉ से आया था, वो तो एक रेजोल्यूशन से बनाया गया था, बस सिंपल सी बात है। ओके, कमेंट में बताइए प्लानिंग कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, तो मैंने बता दिया नहीं थी। स्टैट्यूटरी बॉडी थी या नहीं थी ये भी बताइए। विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्टली डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशनर जो थी ना उसका नेचर क्या था? वो था नॉन कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन स्टैट्यूटरी। द प्लानिंग कमीशन वाज एब्यूज्ड इन, कब ये खत्म हो गया?
2014 में, और इसको रिप्लेस करने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसका नाम था नीति आयोग। ठीक है, तो ये कब आया एग्जिस्टेंस में नीति आयोग? 1 जनवरी 2015 में। कमेंट में ये बताइए प्लानिंग कमीशन का चेयरपर्सन कौन होता है और नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन होता है? ओके, विच इंस्टीट्यूट रिप्लेस प्लानिंग कमीशन? तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करने वाला नीति आयोग, इसकी फुल फॉर्म कमेंट में लिखिए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट ऑफ नीति आयोग? ठीक है, नीति आयोग का क्या काम है? देखो, प्लानिंग कमीशन खत्म हुआ तो 5 ईयर प्लान भी खत्म हो गया पूरी तरीके से। हमने अपनी क्लास में इसको पूरी तरह से डिस्क्राइब किया हुआ था। 5 ईयर प्लान खत्म हो गए तो ये ऑप्शन कट हो गया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोई प्लानिंग कमीशन का टारगेट नहीं है, याद रखना। ठीक है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म इसका बिल्कुल भी टारगेट नहीं है। ठीक है, ओके, सॉरी, इसमें ये नॉट पूछा है, नॉट पूछा हुआ है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें नॉट पूछा है, लाइक नोट में कौन सा है? तो प्रिपरेशन 5 ईयर प्लान ये प्लानिंग कमीशन का पार्ट था, ना कि नीति आयोग का। नीति आयोग ये काम नहीं करता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। देखो, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होगा, यहाँ पर स्टेट और यूनियन के लिए प्लानिंग साथ में बनाई जाती है। कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म भी है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कुछ हद तक अचीव करने का काम करता है, लेकिन इसका सटीक आंसर जो होगा वो होगा प्रिपरेशन ऑफ 5 ईयर प्लान। इसका काम नहीं है। द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग इंक्लूड, तो गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग में कौन कौन होते हैं? ठीक है, गवर्नर्स ओनली, गलत बात है, गवर्नर नहीं होते इसमें, सिर्फ गवर्नर नहीं होते। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट बिल्कुल गलत बात है। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कोई मतलब नहीं, इसमें चीफ मिनिस्टर और यूटीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। ठीक है, विच अमंग द फॉलोइंग एसोसिएट विद नीति आयोग? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा डायरेक्ट एलोकेशन द फंड और टू स्टेट। इसका फंड पे कोई लेना देना नहीं है। क्या काम करता है नीति आयोग? एक प्लानिंग तैयार करेगा और उसको फिर दे देगा। अब इसको इम्प्लीमेंट करा जाना है या नहीं करा जाना है, गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। ठीक है, कंडक्ट इलेक्शन ये ईसीआई का काम है। कमेंट में बताइए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस आर्टिकल में है। ठीक है, मॉनिटरिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोर्ड, हाँ, इसका ये काम है। ठीक है, विच नेशनल द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी एस्टैब्लिशन, तो ये प्लानिंग कमीशन के साथ एस्टैब्लिश करी गई थी। प्लानिंग कमीशन प्लान रेडी करता था 5 ईयर प्लान, और उसके बाद में उसको एनडीसी तक पहुंचा देता था। एनडीसी जो चाहती इसको इम्प्लीमेंट करती थी या नहीं करती थी, ये सारा एनडीसी के हाथ में होता था। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एस्टैब्लिश कब करी गई थी? ये करी गई थी आपकी 1952 में। द एनडीसी वाज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग ट्रेड नेगोशिएशन, गलत बात है। अप्रूविंग 5 ईयर प्लान मैंने बता दिया। Which among the following correctly differentiate नीति आयोग from प्लानिंग कमीशन? नीति आयोग फॉलो सेंट्रलाइज प्लानिंग, गलत बात है। देखो, नीति आयोग जो है सेंट्रलाइज प्लानिंग पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करता। ओके, इस चीज को ध्यान रखना आप। नीति आयोग क्या करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी थिंक टैंक है। कोई भी पॉलिसी कैसी बनना चाहिए इस पर सिर्फ विचार करता है। ठीक है, प्लानिंग कमीशन इंकरेज बॉटम अप अप्रोच, नहीं भाई, टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करता था। सेंट्रल लेवल पे प्लानिंग कमीशन हटाया इसलिए गया क्योंकि यहाँ पर सेंट्रल लेवल पे प्लानिंग बनती थी और पूरी कंट्री में इसको लागू करा जाता था, जो कि गलत है। तो नीति आयोग इज द थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पॉलिसी थिंक टैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। विच बॉडी बिकम द, ठीक है, डिफंक्ट आफ्टर 2014। 2014 के बाद कौन सी बॉडी खत्म हो गई? तो एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है, ये प्लानिंग कमीशन के साथ खत्म। माइक्रो इकोनॉमिक्स मेनली स्टडीज, देखो इकोनॉमिक्स की 2 ब्रांचेस होती हैं, एक होती है मैक्रो और एक होती है माइक्रो। पहले फर्क समझ लो। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होती है छोटी छोटी चीजों को स्टडीज करने के लिए यूज करी जाती है कि अगर महंगाई अगर बढ़ी, इन्फ्लेशन आया तो पर्टिकुलर फैमिली पे क्या असर पड़ेगा, पर्टिकुलर कमोडिटी कितनी महंगी होती है, इन सब चीजों को। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी एज अ होल, कि महंगाई बढ़ी तो पूरी इकोनॉमी के क्या असर पड़ेगा, पूरी एग्रीकल्चर सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा, पूरे पेट्रोलियम सेक्टर पर क्या असर पड़ेगा, तो ये सब चीजें। तो माइक्रो इकोनॉमी जो होती है मेनली किस चीजों पे होती है? कि नेशनल इनकम पर काम करती है? नहीं भाई,
पूरी थोड़ी ना नेशनल, इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट पर फोकस करती है। मैंने बता दिया आपको। मैक्रो इकोनॉमिक्स इसका बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट है। ये कंज्यूमर बिहेवियर पर नहीं काम करेगी, ठीक है, कंपटीशन पर नहीं, जीडीपी, इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट पूरी तरह देखेगी। ओके, द फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स एंड कैपिटलिज्म रिगार्डेड एज, तो कौन थे वो? इनका नाम था फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, दैट इज द एडम स्मिथ। इनको क्यों बोला गया? अमेरिका में स्टार्टिंग में बहुत बड़ा क्राइसिस देखने को मिला था यूएसए में, तब इन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी वेल्थ ऑफ नेशन। तब वहां पर लाइक इनको बाद में उस सिचुएशन को टैकल करा गया और उसके बाद में जा करके लाइक इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोला गया, एडम स्मिथ। ओके, बताइए फादर ऑफ लाइक कीनीशियन इकोनॉमिक्स के फादर कौन थे? पहले तो ये बताइए, कीनीशियन इकोनॉमिक्स बताइए। ठीक है, इसके अलावा दास कैपिटल किसकी बुक थी? कमेंट में बताइए। ओके, इसको बताइए। द वेल्थ ऑफ नेशन रिटन बाय एडम स्मिथ। द in a capitalist economy mean production are controlled by, देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? इकोनॉमी तीन टाइप की होती है। इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स में फर्क समझो, मैंने बताया भी था एक बार शॉर्ट वीडियो में। इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स इज द सेट ऑफ रूल, और वो अगर किसी टेरिटरी पर अप्लाई हो जाए तो वो इकोनॉमी बन जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे इंडियन इकोनॉमी, चाइनीज इकोनॉमी, पाकिस्तानी इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी। ठीक है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, अब इकोनॉमी भी तीन टाइप की होती है, एक कैपिटलिस्ट, एक सोशलिस्ट, एक लाइक सोशलिस्ट को किसी किसी फॉर्म में कम्युनिस्ट इकोनॉमी भी कहते हैं। ठीक है, कम्युनिस्ट किसी किसी फॉर्म में, और एक होती है मिक्स इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहां पर पूरी तरह से प्राइवेट सेक्टर रन करता है, गवर्नमेंट का कोई ज्यादा खास रोल नहीं होता है, सारी सारी कंपनियां प्राइवेट होंगी। बट इन द टर्म ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी यहाँ पर, और कम्युनिस्ट इकोनॉमी, यहाँ पर मान करके चलो सारा का सारा कंट्रोल ऑलमोस्ट गवर्नमेंट के हाथ में होता है, पीपल्स के हाथ में कुछ नहीं होता है। गवर्नमेंट जो चाहेगी वो प्रोडक्शन कराएगी, जो चाहेगी नहीं। बट इन द टर्म ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यहाँ पर लोग फ्री होते हैं, कुछ भी प्रोड्यूस करो, कुछ भी प्रोड्यूस करो। बट मिक्स इकोनॉमी में ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है, कुछ लाइक कुछ होता है प्राइवेट सेक्टर के हाथ में। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल बताइए, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट इकोनॉमी का एग्जांपल बताइए। ये होमवर्क में आपको दे रहा हूँ, मिक्स इकोनॉमी का एग्जांपल बताइए। तो यहाँ पर कह रहा है इन द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रोडक्शन आर कंट्रोल्ड बाय, तो प्रोडक्शन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में किसके हाथ में होगा? गवर्नमेंट के? नहीं, गवर्नमेंट का तो कोई रोल ही नहीं है। कॉर्पोरेट के हाथ में? नहीं भाई, प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? कौन सा फीचर इसमें से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का है? नो कंपटीशन। भाई जब कई सारे लोग प्राइवेट होंगे, कई सारी प्राइवेट कंपनीज होंगी, कई सारी एमएनसीज होंगी, तो उनमें कंपटीशन होगा। सबसे ज्यादा कंपटीशन ही यही होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। गलत बात है। स्टेट ओनरशिप ऑफ ऑल प्रॉपर्टी? नहीं भाई, स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। प्रॉफिट मोटिव? सही बात है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सिर्फ प्रॉफिट पे वर्क करती है, उन्हें मतलब नहीं है कि लोगों का वेलफेयर होता है या नहीं होता है, कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे पास कल कोई कंपनी आ जाए तो तुम ये थोड़ी ना सोचोगे कि हम लोगों की कोई मदद करेंगे। तुम सिंपल एक काम करोगे कि आप जो काम करोगे वो यही होगा कि मैं अपना फायदा देखूं, मुझे मतलब नहीं है लोगों से। 10 लोगों 10 वर्कर किसी काम को कर रहे होंगे तो सोचोगे 5 ही कर लें इस काम को। ठीक है, तो कार्ल मार्क्स इज एसोसिएट विद, कार्ल मार्क्स जो थे ये सोशलिज्म से, साइंटिफिक सोशलिज्म से लाइक बिलोंग करते थे। सोशलिस्ट इकोनॉमी बेसिकली इन्हीं की दी हुई थी, और इन्होंने एक बुक लिखी थी दास कैपिटल, बिल्कुल कैपिटलिस्ट के मतलब अपोज में ये काम करती थी, कैपिटलिज्म के लाइक अपोज में काम कर दिया। इनको फादर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिए। इन अ सोशल इकोनॉमी द मीन ऑफ प्रोडक्शन इज कंट्रोल। सोशलिस्ट इकोनॉमी बिल्कुल कैपिटलिस्ट की अपोजिट है। कंट्रोल कौन करेगा सारे प्रोडक्शन को? गवर्नमेंट करेगी। ओके, ना इंडिविजुअल, ना प्राइवेट कॉर्पोरेट, ना फॉरेन इन्वेस्टर। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी? कौन सा फीचर है इसमें सोशलिस्ट इकोनॉमी का? मोनोपोली लाइक कॉम्पिटिशन, तो मोनोपोली कॉम्पिटिशन होगा? नहीं भाई।
जब कोई प्राइवेट कंपनी नहीं होगी तो मोनोपोली कैसे बना पाई? तो वहाँ तो वो सब गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं भाई, गवर्नमेंट प्रॉफिट पे काम नहीं करती है, गवर्नमेंट का काम होता है लोगों का वेलफेयर करना। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, सही बात है, सही बात है। यहाँ पर इक्वल अपॉर्चुनिटी पे फोकस होगा, यानी कि एक सेम काम के लिए सेम पे करा जाएगा चीजें। इंडिया इज अ कंसीडर आ, तो इंडिया को ना वो सोशलिस्ट है, ना कम्युनिस्ट है, ना कैपिटलिस्ट है। मैंने आपसे ऑलरेडी बोला कि इन चारों के सबसे पहले आप बताइए एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन सी कंट्री सोशलिस्ट का एग्जाम्पल है, कम्युनिस्ट का। एक एक एग्जाम्पल दे दीजिए, क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा। इंडिया कौन सी इकोनॉमी है ये भी बताइए। द मिक्स इकोनॉमी मॉडल इज एसोसिएटेड विद विच इकोनॉमिस्ट? तो मिक्स इकोनॉमी का जो मॉडल दिया था बच्चों, वो देने वाले थे लाइक जॉन मैनार्ड कीन्स। द कीनीशियन प्रिंसिपल इन्होंने दिए थे, और इनको फादर ऑफ मिक्स इकोनॉमी भी बोला जाता है एक तरह से। ओके, इन्होंने कहा था देखो ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि सब कुछ प्राइवेट सेक्टर को दे देना चाहिए और प्राइवेट लोगों के हाथ में दे देना चाहिए, सब कुछ गवर्नमेंट को भी नहीं रखना चाहिए। अगर गवर्नमेंट सब कुछ रखेगी तो लाइक आप डेवलपमेंट भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको गवर्नमेंट के हाथ में देना चाहिए जिससे लोगों के वेलफेयर वो इंश्योर हो सके, और कुछ चीजें आपको प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे देना चाहिए जिससे डेवलपमेंट हो सके। तो आप एक तरफ देखोगे यहाँ पर बड़ी बड़ी जैसे टिस्को प्राइवेट कंपनी हो गई, ठीक है, लेकिन एक तरफ जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं परफेक्ट एग्जांपल इंडिया के बारे में भी बताता हूँ, मिक्स इकोनॉमी यहाँ पर कैसे काम करती है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर। जैसे एक तरफ एयरटेल और रिलायंस कम्युनिकेशन सेक्टर में, दूसरी तरफ लाइक आपका एयरटेल और रिलायंस, और एक तरफ हो गया आपका बीएसएनएल गवर्नमेंट सेक्टर में। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे काम करती है। विच सेक्टर इकोनॉमी रिलेटेड टू एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग? एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री एंड फिशिंग प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है। तीन सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। ओके, सर्विस सेक्टर बेसिकली टर्सरी सेक्टर का ही पार्ट है। अब तीनों के हमें एग्जांपल लिख करके बताइए, जल्दी बताइए। व्हाट इज, पूरी पूरी डेफिनेशन टाइप कर दीजिए कमेंट में, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हाट इज प्राइमरी सेक्टर, व्हाट इज सेकेंडरी सेक्टर एंड व्हाट इज टर्सरी सेक्टर, ये तीनों की तीनों आपको डेफिनेशन लिखना है। इन आयरन स्टील इंडस्ट्री बिलोंगिंग विच सेक्टर? तो आयरन स्टील इंडस्ट्री इज अ लाइक इज अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। अच्छा, मैं एक चीज बता दूं, प्राइमरी सेक्टर में रॉ मटेरियल से रिलेटेड काम आता है। एग्रीकल्चर और एलाई एक्टिविटी प्राइमरी सेक्टर में आती है। जब आपका मैन्युफैक्चरिंग से काम निकलेगा तो सेकेंडरी सेक्टर, और जितनी भी सर्विस है टर्सरी सेक्टर में आती है। तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द सेकेंडरी सेक्टर। द एसडीआई वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो एसडीआई को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसकी रिपोर्ट भी आती है, यूएनडीपी ने इसको एस्टैब्लिश करा था। ठीक है, एसडीआई इंडेक्स बेसिकली आता है। इंडिया की रैंक 2000 मतलब इस ईयर क्या रही कमेंट में बताइए, मैंने करंट अफेयर में बताया भी है। द फर्स्ट एसडीआई वाज प्रिपेयर्ड इन, तो पहला एसडीआई कब प्रिपेयर करा गया था? इज इन 1990। ओके, लास्ट क्वेश्चन, द एसडीआई कंपोनेंट, कौन सा एसडीआई का कंपोनेंट नहीं है? तो एसडीआई बेसिकली लिटरेसी पे निकाला जाता है, पर कैपिटल इनकम पर निकाला जाता है, लॉन्जेविटी पे निकाला जाता है, बट मिलिट्री स्ट्रेंथ पे नहीं निकाला जाता है। इसका काम ह्यूमन को डेवलप करने से रिलेटेड है, ना कि मिलिट्री से रिलेटेड है। यहाँ पर हमारी अभी तक 200 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। आप कमेंट सेक्शन प्लीज भर दीजिए, सेशन को लाइक जरूर करा करिए। ओके, कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, आप चैनल पर जाकर नंबर देख करके आप हमसे लाइक कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।